Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? How's your preparation going on? Hope so आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. आज की वीडियो में हम पेपर 2 से रिलेटेड यूनिट 4 में जो आपके टॉपिक मेंशन है वो कवर करेंगे पूरा डिटेल में. इसमें हम करंट इश्यूज जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड वो सब कवर करेंगे. प्रीवियस थ्योरी में हमने 1 to 7 में यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करा दिए. 1 to 3 में जो मेंशन है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक रूल हो गया, जैसे हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो गए, तो वो सब हमने कवर कर लिया है. तो उसको आपको डिटेल में देखना है और सारे कंसेप्ट्स को आपको क्लियर करना है. इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो आपका थ्योरी सीरीज के थ्रू कवर हो जाएगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आप सुपर टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हैं. अभी तक हमने आपको 550 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं थ्रू सीरीज 1 to 11. तो सुपर टेस्ट सीरीज में 550 क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं. उसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ सारी वीडियोस को ध्यान से सुनना है, बिकॉज वीडियोस में जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है, चाहे वो थ्योरी सीरीज हो चाहे वो सुपर टेस्ट सीरीज हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बिकॉज क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो स्टूडेंट्स जो है वो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं कि सिर्फ पीडीएफ देख रहे हैं. तो पीडीएफ से आपको बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा जितना आपको वीडियोस देखने से मिलेगा, बिकॉज यहाँ से आपके अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिस हो जाएंगे. तो फिर आप बाद में मत बोलिएगा कि मैम हमारे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाए हैं. तो हम ये इसलिए बोल रहे हैं जो पीडीएफ है उसको आप अपनी रिवीजन के लिए रखिए. जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा, उसके बाद जब लास्ट में 7 days रहते हैं एग्जाम से पहले, तो उसको आप पीडीएफ को रिवीजन के लिए अपना यूज कीजिएगा. तो हम आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है. बट हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना मिस हो, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है. अब मेन चीज ये है कि ये इस एग्जाम के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये एग्जाम बीपीएससी के अंडर है. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है. ये एग्जाम कोई गेट का एग्जाम नहीं है या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम नहीं है. इसके लिए आपको जो कॉम्पिटिटिव थीम है वो आपको बीपीएससी बेस्ड पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आएंगे जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. हमने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारी एक्सपर्ट टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है और मल्टीपल सोर्सेज को यहाँ पर रेफर किया जाता है, जिससे कि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा यहाँ से बेनिफिट मिले और आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर सके. सो एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थ्योरी सीरीज 8. आप सभी ध्यान से फोकस होकर सुनिएगा और बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पुटअप करूंगी. अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा. क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया जाता है, इससे पता चल जाता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको समझ आ रहा है और आप अच्छे से सुन पा रहे हैं. आपके सिलेबस में यूनिट 4 में मेंशन है ये टॉपिक करंट इश्यूज क्या हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, और दूसरा है कि पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस क्या हैं, और रोल क्या है सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग का. तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ये करंट इशू वाला पार्ट है ये पेपर 1 में ओवरलैपिंग है. तो ये पेपर 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और पेपर 2 में भी आ सकते हैं. तो आज की वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपको दोनों पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में वर्तमान मुद्दे क्या हैं. सबसे पहले देखते हैं कि करंट इश्यूज क्या हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डाटा देख लेते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है ये. हर साल जो है एवरी ईयर एस्टिमेटेड 11.2 बिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है वर्ल्ड वाइड. तो दुनिया भर में हर साल कितना किया जाता है 11.2 बिलियन टन ठोस कचरा एकत्र किया जाता है. उसके बाद जो डिके होता है ऑर्गेनिक प्रपोर्शन का सॉलिड वेस्ट का, वो कंट्रीब्यूट करता है कितना परसेंट 5% किसको ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को. तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि जो ठोस कचरा होता है जैविक अनुपात के क्षय का वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 5% योगदान देता है. तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है. उसके बाद देखते हैं कि जो वेस्ट स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें से जो वेस्ट जनरेट होता है, जो कचरा निकलता है, ये कचरा किसके अंदर आता है खतरनाक पदार्थों के अंदर आता है. तो इसमें क्या होता है कि जो ये हैजर्डस सब्सटेंसेस होते हैं ये बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ गई है. तो इसकी वजह से ये चैलेंज हो गया है वर्ल्ड के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी, इंडियन स्टेट्स के लिए भी. तो इससे रिलेटेड हम करंट इश्यूज देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है और हमें उसको कैसे सोल्व करना है, उसको कैसे हमें टैकल करना है.
सबसे पहले देखते हैं कि जो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट होती है, किसी भी रिलेटेड कचरे से जो वेस्ट मैनेजमेंट होती है, अगर वो अच्छे से नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर उसका हम डिस्पोजल नहीं करेंगे तो एयर पोल्यूशन भी होगा, उससे वाटर पोल्यूशन भी होगा और वहाँ की जो सोइल है वो भी कंटेमिनेट हो जाएगी। तो इसके 3 आपको हम याद रखने हैं, इसके जो भी इनइफेक्टिव डिस्पोजल हैं रिलेटेड विद द पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। तो 3 क्या है, एयर पोल्यूशन कॉज करेगा, वाटर और सोइल कंटेमिनेशन करेगा। अब आगे देखते हैं कि जो ओपन और अनसैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं ये कंटामिनेशन करते हैं किसकी, ड्रिंकिंग वाटर की। तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो हम पानी पी रहे हैं उसको भी जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी वाटर की कंटामिनेशन हो जाएगी पीने वाले पानी की। तो जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फेक्शन और ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं वो भी वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर फैलेगी या फिर स्टेट के अंदर। तो इसको भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि करेंटली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जो डेब्रिज होते हैं वो इकोसिस्टम को पोल्यूट कर देते हैं, मतलब कि जो मलबा होता है, जो फैला हुआ मलबा है, अगर उसको आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, इकोसिस्टम को वहाँ के प्रदूषित कर देगा। तो जो भी पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी वो क्या पहुंचाएगा, हार्म पहुंचाएगा। तो जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह हो गया या कोई भी इंडस्ट्रियल गार्बेज हो गया, तो इनको अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे, ऐसे स्ट्रेन्स वगैरह में, शहरी निवासों में क्या है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके आसपास अगर आप कचरा फेंका हुआ देखते हैं या इनको डिस्पोज नहीं करेंगे आप प्रॉपरली, ऐसे ही इसको स्ट्रेन कर देंगे, फैला देंगे, तो क्या होगा कि आसपास के जो लोग हैं उनमें और ज़्यादा हार्मफुल डिजीजेस फैलेंगे और इन्फेक्शन भी फैलेगा। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। तो इसलिए ये पॉइंट, ये सिलेबस का पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। आप सभी ये बताइए कितना बिलियन टन सॉलिड वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है दुनिया भर में। तो दुनिया भर में कितना बिलियन टन ठोस कचरा जो है उसको एकत्रित किया जाता है, कमेंट सेक्शन में सभी अपना आंसर दीजिए। अभी जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी है कि अगर पुअर मैनेजमेंट होगा वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है उसका, तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट क्या है। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले तो समाधान ये है कि कम से कम कचरा जो है वो कम हो, मतलब ज़्यादा कचरा ना फैलाया जाए, जितना ज़्यादा हो हम उन चीज़ों को रिसाइकल करें, रीयूज़ करें। तो जो वेस्ट होता है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसकी रिकवरी करना मटेरियल की बहुत ज़रूरी है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूजेबल बनाने का क्या तरीका है, उसको हम रिसाइकल करें, तो उसको पुनः उपयोग करना, उसका पुनः निर्माण करना, उसके लिए बहुत सारी इंजीनियरिंग प्रोसेसेस चाहिए होती हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में मेंशन है कि क्या सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग का रोल है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि रिसाइकलिंग से कितना ज़्यादा आप रिसोर्स सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कि एवरी टन ऑफ पेपर है, अगर उसको हम रिसाइकल करेंगे, 1 टन के कागज को अगर हम रिसाइकल करेंगे प्रति टन के कागज को, तो उससे क्या होता है कि जो 17 ट्री है, 17 ट्रीज है और 50% ऑफ वाटर जो है वो सेव हो जाएगा। तो आप सोचिए कि रिसाइकलिंग का कितना बड़ा बेनिफिट है। हम देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनईपी। आप सभी यूएनईपी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होती है। यूएनईपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1972 में, 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए, एड्रेस करने के लिए जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनको ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, किसके लिए किया गया था, फॉर यूनाइटेड नेशन के लिए। तो ये भी आपको इसके बारे में जरूरी बात याद रखनी है। तो आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड क्या चीज मेंशन है कि जो यूएनईपी है उसने एक टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन मैकेनिज्म चलाया था जिसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स है जो अभी हम देखेंगे। तो जो प्रौद्योगिकी सुविधा तंत्र है उसके निम्नलिखित उद्देश्य क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है इसका उद्देश्य कि ये सपोर्ट करेगा अचीवमेंट ऑफ एसडीजी। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको पूरा करने में ये सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, समर्थन करेगा। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं वो कोलैबोरेट होके मिलजुल के काम करें, एजेंसीज जो है, स्टेक होल्डर्स जो है, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। किसका है ये ऑब्जेक्टिव, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन मैकेनिज्म का, और ये किसके अंडर आता है, यूएनईपी के थ्रू। और यूएनईपी कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1972 में। अब इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ये इसमें स्ट्रेंथन करना है किसको, सिनर्जीज जो है अमंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव विद इन द यूएन सिस्टम।
तो जो यूएन सिस्टम के अंदर जो साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव हैं, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी को फैसिलिटेट करने के लिए, तो उन सबको स्ट्रेंथन करना है और ज़्यादा मजबूत करना है। ये इसका तीसरा मेन उद्देश्य है। जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन मैकेनिज्म है, इसके मेन 3 कंपोनेंट हैं, इसके मेन 3 काम हैं। जो कौन से है ज़रूरी है, वो है यूनाइटेड नेशन इंटरजेंसी टास्क टीम होती है, जो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए है। किसके लिए बनाई गई है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, जिसको क्या कहा जाता है? IATTT। तो इसका आपसे फंक्शन भी पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, और ये किसके अंडर आती है ये भी पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। इसके अंदर 10 मेंबर ग्रुप होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रुप को। कहाँ से? सिविल सोसाइटी से, और प्राइवेट सेक्टर जो है वहां से होते हैं, और साइंटिफिक जो कम्युनिटी है जैसे कि यूएन की इन्वायरमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स। तो ये सारे इसके मेंबर हैं, टीम वर्क हैं जो मिलके काम करती है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। 3 है, कौन कौन से हैं सभी कमेंट सेक्शन में शॉर्ट फॉर्म लिखिए कि कौन से 3 मेंबर है इस टास्क टीम के। नेक्स्ट जो इसका कॉम्पोनेंट है कि जो कोलैबोरेटिव मल्टी स्टेक होल्डर फोरम है, किसके लिए? साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर SDG, जिसको STI फोरम भी बोला जाता है। तो ये दूसरा इसका मेन कंपोनेंट हो गया। तीसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो गेटवे की तरह काम करता है। क्या काम करता है? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी एग्जिस्टिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस फोरम है उनके लिए इनिशिएटिव या जो भी मैकेनिज्म है उसके अंदर जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो इसके थ्रू काम होता है, किससे रिलेटेड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जो आपके सिलेबस से लिंक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लिंक है, वो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। तो 12 गोल क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। किसका करना है? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंजप्शन करना है और प्रोडक्शन करना है। इसका मेन टारगेट ये है कि इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट करना है सभी वेस्ट का। किसके थ्रू? प्रिवेंशन, रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज के थ्रू। तो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है टारगेट 12.4, 12.5 एंड रिडक्शन ऑफ फूड वेस्ट टारगेट 12.3। तो ये तीनों मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी बाद में। अभी आप ध्यान रखिएगा इसको, इसलिए मैंने स्लाइड पे मेंशन किया है क्योंकि मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में पूरा कवर करूंगी इसको। कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है पटना के अंदर। तो पटना बिहार के अंदर कौन से ऐसे एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर मेंशन है? सबसे पहले देख लेते हैं कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है वो किसका पार्ट है? पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन का। और पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन किसके अंदर आती है? स्टेट लिस्ट के अंदर। तो ये स्टेट का पार्ट है। तो इससे रिलेटेड जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, जो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड सारा काम किया जाता है। तो उसके लिए पटना बिहार के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो पटना के अंदर पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो म्युनिसिपल वर्क प्रोवाइड करती है, और इसके साथ अलाइड जो सिविक सर्विसेज है वो भी जुड़ी हुई हैं। और इसके टोटल कितने वोट्स हैं? 72 वोट्स हैं। तो 72 वोट्स हैं इसके अंदर। सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कब एस्टैब्लिश हुई थी। डेट के साथ मुझे ईयर बताना है। ये मैंने सुपर टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद है तो आप सभी बताइए। तो इसका आंसर है 15 अगस्त 1952 को पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। किसके थ्रू? पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिस्टमैटिक नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है पटना म्युनिसिपल एरिया के अंदर। तो इसके लिए बहुत सारे सीरियस एफर्ट्स की जरूरत है कि कैसे कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सिस्टमैटिक बनाना है और साइंटिफिक बनाना है। तो पटना नगर निगम क्षेत्र में जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है उसको कैसे व्यवस्थित करना और कैसे वैज्ञानिक बनाना है, तो उसके लिए गंभीर प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो अभी एट प्रेजेंटली अराउंड 1000 से 1200 TPD वेस्ट जो है वो हर दिन जनरेट किया जाता है। तो कितना किया जाता है? 1000 से 1200 TPD कचरा जो है वो प्रतिदिन उत्पन्न होता है पर कैपिटा जनरेशन के। वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम से 600 ग्राम पर डे है। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखनी है। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना TPD मतलब टन्स पर डे जो है जनरेट किया जाता है वेस्ट का हर दिन। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी देख लेते हैं कि क्या क्या सोर्सेज है वेस्ट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट के। तो सोर्स जो है वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, उसकी कॉम्पोजिशन कहाँ से होती है देख लेते हैं।
सबसे पहले क्या है, हाउस होल्ड डोमेस्टिक वेस्ट है, उसके बाद होटल से, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, एग्रीकल्चर मार्केट से, स्लॉटर हाउसेस से, मेडिकल या फिर नर्सिंग क्लिनिक से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होती है, डिमोलेशन वेस्ट होता है, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह टूटी है वहां से, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये मेन सोर्सेज होते हैं जहां से वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। तो अराउंड 40% जो है वो डोमेस्टिक वेस्ट और 60% जो है वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वेस्ट जो है वो जनरेट किया जाता है, जिसमें से जो सॉलिड वेस्ट है वेजिटेबल के लिए वो कितना है, 49% है, और जो कंबस्टिबल फ्रैक्शन होती है उसका 12.5% है, और जो नॉन कंबस्टिबल फ्रैक्शन है वो कितना है, 38.5। तो इसमें से आपको बस ये मेन चीजें याद रखनी है कि जो सोर्सेज क्या है वेस्ट जनरेशन के, और घरेलू कचरा कितना प्रतिशत है, और औद्योगिक और वाणिज्यिक कचरा कितना प्रतिशत जनरेट होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जो पटना सिटी के अंदर जनरेट होता है। तो इसमें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पेपर का जो वेस्ट है वो 4% है, टेक्सटाइल का 5% है, लेदर का 2% है, प्लास्टिक का 6% है, और मेटल का 1% है। तो आपको ये परसेंटेज बाय वेट याद रखनी है। इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है पटना शहर में जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। बिहार में पटना सिटी ऐसी सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए जो डिस्कार्डिंग हैबिट्स हैं या जो रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है हाउस होल्ड लेवल पर या पब्लिक सेक्टर पर, उसको एड्रेस करना, उसको टैकल करना बहुत जरूरी है। तो इससे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में हैजर्डस होने से और हार्मफुल होने से रोक सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है रिलेटेड विद ई वेस्ट या सॉलिड वेस्ट, तो इसके लिए जरूरी है कि इंस्टीट्यूट जो है वो स्टडी करें, एसेस करें कि कितनी क्वांटिटीज में वेस्ट जनरेट हो रहा है और इसके लिए कैसे कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए जो डोमेस्टिक और कमर्शियल वेस्ट है उसके अंदर कंपोस्टेबल वेस्ट भी आ जाता है, रिसाइक्लेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ जाता है, और जो नॉन हैजर्डस होता है, जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, या हैजर्डस वेस्ट होता है जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह से जो जनरेट होता है, या बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, तो ये, और हैजर्डस ई वेस्ट हो गया, तो ये सारे वेस्ट आ जाते हैं। तो इसमें से इनको मैनेज करना ज़रूरी है। ये हमने पिछली वीडियोस में पूरा डिटेल में पढ़ा है कि ई वेस्ट क्या है, हैजर्डस वेस्ट क्या है, इसको कौन जनरेट करता है, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसको मैनेज कैसे करना ज़रूरी है। तो इन सब पे आपको ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, और क्या क्या इसमें एग्जाम में आ सकता है वो सारी वीडियोज़ को ध्यान से सुनिए। और यहाँ पर हमें इसको कैसे टैकल करना है और रिसेंट इशू क्या है इसको टैकल करने से रिलेटेड, वो हमें पढ़ना है यूनिट 4 के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस। तो जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इशू हैं उसको टैकल करने के लिए पार्टनरशिप की ज़रूरत है, किस किस की, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की। तो इससे रिलेटेड पास्ट में पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए गए हैं कि इसको कैसे टैकल करना है। 2009 के अंदर बिहार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेलेक्ट किया था A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड न्यू दिल्ली के अंदर, किसको टैकल करने के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो ये किसके अंडर आता है, पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन के अंदर। इससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हुआ था बिटवीन पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PMC और कंपनी से रिलेटेड वर्क शुरू हुआ था जनवरी 2010 के अंदर। तो इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली इसमें डेली परफॉर्म किया जाता था कि डोर टू डोर प्राइमरी कलेक्शन किया जाएगा वेस्ट का, और जो भी मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपिंग है वो भी इसके अंडर आ गई थी, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन क्लीनिंग भी की जाएगी 9 वार्ड्स के अंदर। इसमें सबसे जरूरी एग्रीमेंट ये साइन हुआ था कि जो घर घर जाकर कचरे का प्राथमिक संग्रह किया जाएगा, यांत्रिक सड़क की सफाई की जाएगी, तूफान के पानी की भी सफाई की जाएगी, और ये सारी मुख्य सड़कें जो हैं उससे रिलेटेड जो कचरा है, लैंडफिल साइट है, वहां तक जाके ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट ऑपरेशंस करेंगे रिलेटेड विद द सॉलिड वेस्ट जो भी जनरेट होगा, या हैजर्डस वेस्ट, जो सारे मैंने आपको अभी कैटेगरीज बताई हैं। तो ये किसके अंदर मेंशन किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000 के अंदर ये सब मेंशन किया गया है। इसके अंदर जो एक्टिविटीज प्रपोज की गई हैं कि क्या क्या वर्क करना है बाय द अर्बन लोकल बॉडीज, वो देख लेते हैं। डोर टू डोर कलेक्शन होगा वेस्ट का, और बल्क कलेक्शन किया जाएगा वेस्ट का। तो घर घर जाकर कचरे को संग्रह किया जाएगा और थोक में कचरे का संग्रह किया जाएगा।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा वेस्ट का और कंस्ट्रक्शन डेब्रिस का। इसके साथ ही स्ट्रीट स्वीपिंग्स की जाएगी, स्ट्रीट्स पर मतलब क्लीनिंग रखेंगे, सफाई की जाएगी, और इसको कंटिन्यू कौन रखेगा? अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्रेन सिल्ट क्लीनिंग किया जाएगी। इसको किसने प्रपोज किया गया? इसको भी अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक्टिविटीज प्रपोज की गई थी बाय द अर्बन लोकल बॉडीज, किसके थ्रू? पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन के अंडर, जो किसके अंदर मेंशन किए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। सभी कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि जो ये रूल्स बनाए गए हैं, एक्टिविटीज हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लागू कैसे करना है, इन ऑपरेशंस के ऊपर कैसे वर्क करना है। तो इसके लिए रोड मैप क्या बनाया गया था? तो सबसे पहले लॉ जो है वो लिटरिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जो कूड़ा करकट फैलाते हैं उसको रोकने के लिए कानून बनाया जाए। सेकेंड है कि आइडेंटिफाई किया जाए जो लो लाइंग एरियाज है वेस्ट डिस्पोजल के लिए। तो जो अपशिष्ट निपटान है उसके लिए जो निचले क्षेत्र होते हैं उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि फोकस किया जाए इंफॉर्मेशन एजुकेशन ट्रेनिंग के ऊपर। तो आईईसी के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो क्या है, और इसके अतिरिक्त क्या क्या जो है रूल्स मेंशन किए गए और आपको कैसे वेस्ट को प्रॉपर मैनेज करना है। तो उसके लिए अवेयरनेस करना जरूरी है। अवेयरनेस के लिए क्या किया जाएगा? इंफॉर्मेशन एजुकेशन ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसकी एडवांटेज जो होती है, इसको जो लाभ होता है उसको अंडरस्टूड नहीं किया जाता है कम्युनिटी लेवल पे, और एम्प्लॉयज भी इसको अंडरस्टूड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एक माइंडसेट बैरियर आ जाता है जो अपोज करता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना हो इससे रिलेटेड। तो इसलिए जो पीपीपी है इसमें लाभ समुदाय नहीं होता है, और कर्मचारी आदि द्वारा भी इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसका विरोध किया जाता है। तो जो सॉल्यूशन है वो किस लिए है? इसलिए सॉल्यूशन यही है इसका कि इससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो जनरेट की जाए थ्रू इंफॉर्मेशन एजुकेशन ट्रेनिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो रोड मैप है वो ये है कि जो रैग पिकर्स होते हैं उनके लिए भी सोशल इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कम्युनिटी लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे, को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, और जो है माइंडसेट है उसको चेंज करना, एटीट्यूडनल चेंज लाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेथोडोलॉजी है फॉर द एग्जीक्यूशन विद द कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार होते हैं उनके साथ निष्पादन की पद्धति जो है वो भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारे ऑपरेशन जो है ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो ये एक पार्टनरशिप होती है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में। तो ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में एक साझेदारी होती है। इसमें जो प्राइवेट पार्टी होती है वो कौन होते हैं? O&M ऑपरेटर। OM क्या होता है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑपरेटर होते हैं। और जो पब्लिक पार्टी है वो इसमें कौन है? अर्बन लोकल बॉडीज है, ULBs। तो जो ओनरशिप होती है एसेट की वो किसके पास होती है? अर्बन लोकल बॉडीज के पास। तो जो संपत्ति है उसका स्वामित्व किसके पास होता है? अर्बन लोकल बॉडीज के पास, यानी कि गवर्नमेंट के पास रहता है। तो जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं एसेट्स के वो किसके पास रहते हैं? O&M ऑपरेटर के पास, यानी कि जो ऑपरेशन कर रहा है और जो मेंटेनेंस कर रहा है, तो उनके पास क्या रहेंगे? मॉनिटर ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो वो सारी जो दिन प्रतिदिन के आधार पर जो समय प्रदर्शनी है उसकी निगरानी करेंगे। उसके बाद जो पेमेंट और पेनल्टीज होती हैं ये किससे लिंक्ड होती हैं? परफॉर्मेंस से लिंक्ड होती है कि किस तरह का काम हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ही पेमेंट या पेनल्टीज लगाई जाती है। तो जो की डिसीजंस होते हैं वो कौन जॉइंटली लेता है? वो अर्बन लोकल बॉडीज मिलके लेती हैं, और साथ में जो O&M ऑपरेटर्स होते हैं वो मिलके लेते हैं। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका रहता है? अर्बन लोकल बॉडीज का। तो जो मुख्य निर्णय है वो कौन लेता है? अर्बन लोकल बॉडीज। अब जो पीपीपी है पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो ये एम्फसाइज की जाती है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन के अकॉर्डिंगली। ये किसका मिशन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो इसमें जो है वो ग्रांट दी जाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इस स्कीम के अंडर, जो मिलके वर्क करती हैं। तो इसको किसके अंडर आती हैं? पीपीपी के अंडर आती हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो पार्टनरशिप है पब्लिक और प्राइवेट की ये पूरी ट्रांसपेरेंसी और साझेदारी के साथ होनी चाहिए, इसमें कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि क्या क्या इसके अंदर रेगुलेशंस की जानी चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो जो कंप्लायंसेस हैं फॉर द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000, उससे रिलेटेड क्या क्या मेन डायरेक्टिव्स हैं
कौन से कारण है जो न्यूनतम स्तर पर पालन करने जरूरी है। सबसे पहला है कि प्रोहिबिट करना है, रोकना है लिटरिंग को ऑन द स्ट्रीट्स। तो जो भी कूड़ेदान के अंदर कूड़ा ना डाल के स्ट्रीट्स पे कूड़ा फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या करना जरूरी है। जो स्टोरेज है वेस्ट की, वो 2 बिन्स के अंदर होनी चाहिए। एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होना चाहिए और दूसरा रिसाइक्लेबल मटेरियल के लिए। तो जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसको उसी कूड़ेदान में डाला जाए, और जो पुनर्चक्रण करने वाला कचरा है जिसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उसको दूसरे बिन में डालना चाहिए। दूसरा जो इसका मेन रेगुलेशन एस्पेक्ट है वो है कि प्राइमरी कलेक्शन होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल का और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। कहाँ से? डोर स्टेप से। तो घर से ही कचरे को इकट्ठा करना, प्राइमरी कलेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रीट स्वीपिंग है, जो सड़क स्ट्रीट्स वगैरह होती है उनको साफ करना, उन एरियाज को जहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कमर्शियल एरिया है, ये भी इसके अंदर कंप्लीट होना चाहिए, कवर होना चाहिए। तो इसको इरिस्पेक्टिवली संडे या पब्लिक हॉलीडेज को छोड़कर अदर डेज पे, वर्किंग डेज पे स्ट्रीट स्वीपिंग करना बहुत जरूरी है। तो जो एबोलिशन है ओपन वेस्ट स्टोरेज की, डिपोज की, उसको रोकना है। जो खुले में वेस्ट स्टोरेज करते हैं वो भी हानिकारक है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे डिजीजेस फैलती है, इन्फेक्शन फैलते हैं। कौन सी प्रोविजन लागू करनी चाहिए? कवर्ड कंटेनर्स लाने चाहिए। जो क्लोज बॉडी वेस्ट स्टोरेज डिपोट होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो बंद अपशिष्ट भंडारण डिपो है वो प्रावधान में लाने चाहिए। तो ये सारे रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं जो किसके अंदर मेंशन है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2000 के अंदर। सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ओनरशिप ऑफ एसेट होती है, जो संपत्ति का स्वामित्व होता है, वो किसके पास रहता है अंडर पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन के लिए। हम चैलेंजेस पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पटना के अंदर। तो पटना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है रैपिडली। तो सैनिटेशन से रिलेटेड स्टाफ है वो बढ़ाया नहीं जा रहा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है सिंस 1975 से। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज रिटायर भी हो रहे हैं, कोई न्यू रिक्रूटमेंट भी नहीं आ रही है। तो इसलिए कॉरपोरेशन जो है उसको स्पेशलिस्ट की जरूरत है इस जॉब के लिए। तो जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स है या इक्विपमेंट्स है वो भी सफिशिएंट नहीं है हैंडल करने के लिए, बिकॉज जो वेस्ट का लोड है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए जो मेजर पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का वो किसके थ्रू किया जाएगा? हायर्ड व्हीकल्स के थ्रू किया जा रहा है। तो थर्ड प्रॉब्लम जो है इसमें कंस्ट्रेंट या चैलेंज है वो क्या है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्स है वो भी इनफ नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा जो इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको इम्प्रूव किया जाए, ऑगमेंट किया जाए, उसको सुधारा जाए। किसके लिए? ताकि जो बेसिक जॉब है कॉरपोरेशन की वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे और वो एक्सटर्नली असिस्टेंस की उसको जरूरत ना पड़े, वो अपने आप ही अपना काम रिसोर्सेज के थ्रू, फंड के थ्रू कर सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो ऑलमोस्ट एब्सेंट है किसके अंदर? अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। चैलेंज है कि जो ई वेस्ट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो ई वेस्ट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, जो की एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो उसको भी प्रॉपरली अटेंड करना, मैनेज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज कैसे बिग थ्रेड हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक थ्रेड बनती जा रही है, खतरा बनती जा रही है। तो लैक ऑफ प्रॉपर प्लान्स क्या हैं फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और लैक ऑफ रिसर्च जो है वो लीड कर रही है नॉन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उसके लिए उचित योजना का अभाव है, उचित योजनाएं नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जा रही है, इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और रिसर्च भी नहीं हो रही है, इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, ताकि जो लोकल क्लाइमेटिक या फिजिकल कंडीशंस है किसी भी सिटी की या स्टेट की, उसके अकॉर्डिंगली वहां पर रिसर्च की जाए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टेप्स लिए जाए। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज हैं उसकी भी कमी है, उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। और जो सोशल और कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी है रिलेटेड विद द कि वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, जो माइंडसेट है, एटीट्यूड है लोगों का, उसको भी चेंज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पीपीपी मॉडल है वो सब जगह लागू नहीं है, सब स्टेट्स के अंदर फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इससे रिलेटेड इस मॉडल को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है सिटी के अंदर, अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2000 के अकॉर्डिंगली,
तो इस पे पीएमसी जो है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनको भी जरूरत है कि वो प्रिपेयर करे एक मैक्रो और माइक्रो प्लान रिलेटेड विद दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, बेटर मैनेजमेंट की जाए सॉलिड वेस्ट की, और अकॉर्डिंगली इसके लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की जाए। तो ये इसका सोल्यूशन है कि कैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज को बचा सकते हैं कि वो हार्म ना करे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। अभी हमने चैलेंजेस और कंस्ट्रेंट पढ़े हैं, उसको सॉल्यूशन करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्टेप्स उठाए हैं और इसको सॉल्व भी किया बहुत हद तक। तो इसमें सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने और बिहार ने मिलकर वेस्ट कलेक्शन को करने के लिए एक बुक को रिलीज किया गया था कि कैसे सेग्रीगेट किया जाए वेस्ट को और उसकी वेस्ट कलेक्शन कैसे की जाए। जो बिहार के अंदर वेस्ट कलेक्शन है उसको इम्पोर्टेंटली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो वेस्ट ट्रीटमेंट है एज अ म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट जनरेशन है वो स्टेट के अंदर कितना बढ़ गया है, फ्रॉम द करंट लेवल 680 टन पर डे से 1537 टन पर डेज जो है वो इंक्रीज हो गया बाय द 2030 एज पर द डाटा गिवन। तो जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है न्यू दिल्ली बेस्ड पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी की जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, उससे रिलेटेड ये कहा गया कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए जो बुक है उसका नाम आपको याद रखना है। बुक का टाइटल क्या है, माई बैकयार्ड। तो माई बैकयार्ड जो बुक है उसको रिलीज किया गया था बाय द स्टेट लेवल चैतन्य प्रसाद जी ने, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के बिहार में उस टाइम पर। तो इस बुक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया गया था और स्टेट के अंदर लागू भी किया गया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जनरेशन को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये बुक है माई बैकयार्ड, ये बुक एक प्रैक्टिकल गाइड है सभी स्टेट्स के लिए और सिटीज के लिए, और ये एक सक्सेसफुल मॉडल भी है फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो जो ये मॉडल है इस बुक के अंदर प्रेजेंट किया गया है कि कैसे हमें एस्पायर करना चाहिए रिलेटेड विद द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे कैसे हमें वर्क करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जो डाटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन के अंदर सेंटर साइंस फॉर इन्वायरमेंट में, उसने एस्टिमेट किया गया था कि बिहार के अंदर करंटली 2500 टन पर डे जो सॉलिड वेस्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और एनुअली कितना होता है ये 10 लाख एनुअली ये प्रोड्यूस होता है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो पटना है उसके अंदर मैक्सिमम जो 42% है वो वेस्ट जनरेट होता है, और भागलपुर के अंदर 12% होता है, और मुजफ्फरपुर के अंदर 10% होता है। तो जो ह्यूज क्वांटम ऑफ वेस्ट है वो लेस देन 50% फॉर्मली कलेक्ट किया जाता है। तो ये भी डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग। सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग का क्या रोल है? तो इसमें बहुत सारे सोर्सेज होते हैं सॉलिड वेस्ट के, जैसे कि गार्बेज, स्वीपिंग। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर से जो वेस्ट आता है, माइनिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, हाउसिंग, होम, हॉस्पिटल, तो ये सारे सोर्सेज हैं। तो ये जो सोर्सेज ऑफ वेस्ट हैं ये सारे टेबल के अंदर गिवन है, इसको आप देख लीजिए। सोर्स ऑफ वेस्ट है रेजिडेंशियल या डोमेस्टिक या म्युनिसिपल। वो प्रोडक्शन यूनिट क्या होती है, कौन जनरेट करता है, या तो सिंगल फैमिली, मल्टी फैमिली, या फिर हाउसिंग, या फिर जो लो, मीडियम या हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं वहां से ये जनरेट होता है। जो टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है वो कौन सा है, फूड वेस्ट हो गया, रबिश, गार्बेज, या फिर स्पेशल वेस्ट। कमर्शियल जो सोर्स ऑफ वेस्ट होता है वो स्टोर्स वगैरह से, रेस्टोरेंट हो गया, मार्केट, ऑफिस, बिल्डिंग, जो यहाँ से वेस्ट जनरेट होता है वो आपको याद रखना है। स्पेशल वेस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट और हैजर्डस वेस्ट होता है। इंडस्ट्रियल जो सोर्सेज ऑफ वेस्ट है उसके अंदर लाइट और हैवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज आ जाएंगी। तो इसमें ज्यादातर जो हैजर्डस वेस्ट या स्पेशल वेस्ट जनरेट होता है। स्क्वायर या ओपन जो एरियाज होते हैं उसके अंदर रोड, स्ट्रीट, पार्क्स, प्लेग्राउंड, ये सब आ जाएंगे। स्पेशल वेस्ट और रबिश यहाँ से जनरेट होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट भी देख लीजिए, इसमें फील्ड, रॉ क्रॉप, फ्रूट, ऑर्चर्ड्स, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ से स्पॉइल फूड वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेट होता है। जो ट्रीटमेंट प्लांट साइट होती हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आ जाएंगे और ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट आ जाएगा। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार करंटली कितना पर डे वेस्ट जनरेट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड वेस्ट की, वो उसके डिजाइन पे अफेक्ट करती हैं कि किस तरह का डिजाइन है। तो उसके लिए बहुत बड़ा रोल है कि इंजीनियरिंग का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे इसके डिजाइन के अकॉर्डिंगली कलेक्शन सिस्टम को सॉलिड वेस्ट से मैनेज किया जाए। तो इसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज आ जाएंगी सॉलिड वेस्ट की, कि वेस्ट कलेक्शन सिस्टम कैसे होता है, इसमें ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, डिस्पोजल कैसे किया जाए,
फिर बाद में उसका ऑपरेशन कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट्स कैसे बनाएं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है इंजीनियरिंग का सॉलिड वेस्ट के लिए। तो जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उसके अंदर जो गुण ठोस अपशिष्ट संग्रह प्रणाली होती है, उनका डिजाइन, उनका उपचार, निपटान, संचालन, उनका प्रबंधन, ये सब यहाँ पर प्रभावित करते हैं किसी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया के अंदर। तो जो वैल्यूएबल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो फिजिकल होता है, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल होता है। तो ये सब हमने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है कि भौतिक, रासायनिक या जैविक गुण क्या है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो फिजिकल होता है उसके अंदर मटेरियल प्रॉपर्टीज जो होती है सॉलिड वेस्ट की, वो उसके डिजाइन ऑफ स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर जो ट्रांसफर होता है, उसकी ट्रांसपिरेशन, उसकी ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें उसके डिजाइन पे अफेक्ट करती है, किसकी, फिजिकल और मटेरियल जो प्रॉपर्टी है सॉलिड वेस्ट की। तो इसके अंदर जो ग्रेन साइज है, मटेरियल कंपोनेंट कौन से यूज हो रहे हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसकी प्योरिटी क्या है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये किसके अंदर आएगा, रोल ऑफ इंजीनियरिंग इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, केमिकल कंपोजिशन क्या है सॉलिड वेस्ट की और उसके केमिकल कंटेंट क्या है। तो जो रासायनिक गुण है वो शामिल होते हैं, रासायनिक संरचना क्या है और सामग्री क्या है। हम जो इंजीनियर्स होते हैं उनका मेन क्या रोल है सॉलिड वेस्ट के लिए, वो देख लेते हैं। तो बहुत सारी इंजीनियरिंग ड्यूटीज होती हैं जो उनको परफॉर्म करनी होती है रिलेटेड विद द सॉलिड वेस्ट, जैसे कि लैंडफिल की मॉनिटरिंग करना, उसकी डिजाइन की मॉनिटरिंग करना, वेस्ट का रिडक्शन कैसे करें, रिसाइकल कैसे करें, स्पेशल वेस्ट को कैसे ट्रीट करें, जो लैंडफिल टूर्स हैं वो कैसे आप अप्लाई करें, कैसे पब्लिक एजुकेशन दे लोगों को कि वो इसको अप्लाई कर सकें, और रिसोर्स रिकवरी क्या है उससे रिलेटेड। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल है जो एक इंजीनियर प्ले करता है फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठोस अपशिष्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार है वो इंजीनियरिंग के कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिसमें लैंडफिल मॉनिटरिंग और ये सभी आ जाते हैं। तो जो वर्क है सॉलिड वेस्ट मैनेजर का और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक वर्क जो है कंट्री के लिए जो वर्क करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल और रिसाइकलिंग फैसिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इनके लिए जो मैनुअल्स होते हैं कि कैसे कैसे वर्क करना चाहिए, कैसे फैसिलिटीज जो है मैनुअल्स में प्रोवाइड की गई है, तो इससे रिलेटेड ये सारे डिसीजंस यही लेते हैं। तो जो सर्वे करते हैं उसको असिस्ट कैसे करना है, गैस मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, एस्बेस्टो डिस्पोजल कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ये सब क्या करती हैं, रोल प्ले करती हैं फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, किसके द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा। तो आप भी जब इस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो आपका भी इससे रिलेटेड ही वर्क रहेगा, तो इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी आएगा और प्रैक्टिकली भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो जो ये वर्क है इसको कम्युनिटीज, बिजनेस, इंडस्ट्री या फिर जो सिविक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स है, वो कैसे इसको प्रमोट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप वेस्ट का रिसाइकल करें और वेस्ट के डिस्पोजल के मेथड्स को कैसे आप फॉलो करें। तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक इंजीनियर। जो विशेष इंजीनियरिंग या फिर संसाधन प्रबंधन है किसी भी क्षेत्र में, उससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग या रिसोर्स मैनेजमेंट है या एबिलिटी होती है किसी भी प्लान को प्रिपेयर करने की, तो उससे रिलेटेड नॉलेज होना ज़रूरी है इस फील्ड में। और जो ये प्लान्स होते हैं या जो भी स्पेसिफिकेशन होती हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसकी कॉस्ट एस्टिमेट कैसे होनी चाहिए, एबिलिटी जो है कि कैसे मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स को इससे रिलेटेड, या फिर रिपोर्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये इंजीनियरिंग ऑप्शंस को एनालाइज करना जरूरी है, जो किसके अंदर मेंशन है, आपके सिलेबस के रोल ऑफ इंजीनियरिंग इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो नॉलेज है प्रिंसिपल या प्रैक्टिसेस की सॉलिड वेस्ट की, वो होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर रिसाइकलिंग आता है, रिसोर्स आता है और रिकवरी आता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कैसे आपके अंदर कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है, आप कैसे इफेक्टिवली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टर्म्स के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं इस फील्ड के थ्रू, कैसे आप वर्क कर सकते हैं, या फिर आप कैसे पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, आपकी जो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ करने की कैपेबिलिटी क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या है। तो ये सब किसके अंदर मेंशन है, रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट इंजीनियर्स के रोल हैं ये, जो इस फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वेस्ट क्वांटिफाई होता है या हैजर्डस वेस्ट मटेरियल जो भी जनरेट होता है,
तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि उसको हम डिस्पोजल ही कर दें, उसको रिसाइकल ना करें, लैंड फिलिंग के थ्रू उसको डिस्पोजल कर दिया जाए। तो खतरनाक सामग्री की मात्रा को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। तो जो यूजफुल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है फॉर द बेनिफिशियल गैस के लिए, तो उसकी भी असेसमेंट की जाती है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको रिसाइकल किया जाए अगर कोई भी मटेरियल या एनर्जी रिकवरी के लिए जो है किसी भी प्रोसेसेस के थ्रू अवेलेबल है। तो इसका मेन फायदा ये है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कि हम इससे एनर्जी रिकवरी भी कर सकते हैं बाय द प्रोसेसेस ऑफ कंबशन। नेक्स्ट इसका जो फायदा वो ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए हैजर्डस और हार्मफुल सब्सटेंसेस की, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट के अंदर कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है और उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो यूजफुल मटेरियल है उसके अंदर इंसनरेशन के लिए कौन सा मटेरियल उसने यूज करना है, उसकी एनर्जी एक्सेस क्या है, उसको भस्मीकरण में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रॉपर्टीज के। सो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं सैनिटरी लैंडफिल का। सैनिटरी लैंडफिल एक इंजीनियर्ड मेथड होता है लैंड डिस्पोजल के लिए, किसकी, सॉलिड या हैजर्डस वेस्ट की। तो इसको हम कैसे किस मैनर में हम इसको यूज कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट को इससे कोई हार्म ना पहुंचे, इन्वायरमेंट हमारा सुरक्षित रहे, प्रोटेक्ट रहे। तो लैंडफिल जो है इसके अंदर बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं जो अकर होती हैं बायोडिग्रेडिंग वेस्ट के लिए। तो ये रिजल्ट करती हैं, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है किसका, लीचेट और गैशियस सब्सटेंसेस का। तो ये हमने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है लैंडफिल, तो उसके लिए आप थ्योरी सीरीज को देख लीजिए, वहां पर कवर किया गया है सारा। जो सैनिटरी लैंडफिल है ठोस या खतरनाक कचरे के भूमि के निपटान के लिए एक इंजीनियरिंग तरीका है जो पर्यावरण की रक्षा करता है। तो इसके अंदर लीचेट प्रोडक्शन होता है जिसको एस्टिमेट किया जाता है बाय द यूज ऑफ एम्पिरिकल डाटा या फिर वाटर बैलेंस टेक्निक के थ्रू। तो ये एम्पिरिकल डाटा भी इसकी प्रोसेसेस के अंदर आता है, इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के अंदर। तो अदर जो इसका सिस्टम है वो है वाटर बैलेंस सिस्टम। वाटर बैलेंस सिस्टम जो है लैंडफिल के अंदर फैसिलिटेट कराता है क्या, कि वो एस्टिमेट करे कि कितना वाटर पर लोकेट हुआ है बाय द एस्टैब्लिशिंग ऑफ मास बैलेंस सिस्टम, किसके थ्रू, इन डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे कि प्रेसिपिटेशन, इवापो ट्रांसपिरेशन, सरफेस रन ऑफ या फिर सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज के थ्रू। तो लैंडफिल वाटर बैलेंस सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस सिस्टम है इन द इंजीनियरिंग रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। कुछ मॉडल है, ये प्लानिंग मॉडल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बिहार की एक सिटी के लिए। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो मोस्ट फेवर्ड जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उसको मेंशन किया गया और लीस्ट फेवर्ड को किया गया। तो जो ऊपर एरो है वो मोस्ट फेवर ऑप्शन है जिसके अंदर प्रिवेंशन बताया गया कि कैसे रोके किसको, सॉलिड वेस्ट को जनरेट होने से कम मिनिमाइज किया जाए उसको। फिर उसके बाद क्या आता है, रीयूज किया जाए उसका, फिर रिसाइकल करें, पुनः निर्माण करें उसका, और फिर एनर्जी रिकवरी कैसे करें उस वेस्ट के अंदर, और फिर लास्ट में उसको डिस्पोजल कर दें। तो ये लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन हो गया। तो सबसे मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन क्या है कि रोकें, सबसे कम उसको मिनिमाइज करें वेस्ट को, और सबसे लीस्ट जो फेवर्ड ऑप्शन है वो क्या है, डिस्पोजल करना। तो ये मॉडल आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। इस चार्ट के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इफेक्टिवली आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो है रिड्यूस करना, कम करना, फिर उसका रीयूज करना, फिर थर्ड नंबर पे रिसाइकल आता है, फिर फोर्थ पे रिकवर आता है, रिकवरी करना, फिर नेक्स्ट है ट्रीटमेंट करना, उसका उपचार करना, फिर लैंडफिल डिस्पोजल कैसे करना है, और लास्ट में क्या आता है, फ्यूचर डायरेक्शन, उससे रिलेटेड की करंट प्रैक्टिस क्या है और बाद में आप फ्यूचर डायरेक्शन इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं। और चार्ट के थ्रू हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग किया जाता है सेग्रीगेट, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग किया जाता है। तो जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट आ जाता है, जैसे कि किचन का वेस्ट हो गया, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स, लीव्स या फिर गार्डन या पेपर, ये सब किसके अंदर आता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जिसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर आता है रिसाइक्लेबल वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। तो जो रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है इसके अंदर प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लास ये सब आ जाते हैं, जबकि पेपर एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है लेकिन इसको रिसाइक्लेबल वेस्ट के अंदर रखा जाता है बिकॉज इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं।
तो जो टॉक्सिक वेस्ट होता है इसके अंदर जो पुरानी मेडिसिन, पेंट, केमिकल, बल्ब, स्प्रे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कंटेनर, बैटरीज, तो ये सब आ जाएगा। तो जो ये टॉक्सिक वेस्ट होता है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है। ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता है। और जो सॉइल्ड वेस्ट है इसके अंदर हॉस्पिटल वेस्ट आ जाएगा, जैसे कि क्लॉथ का सॉइल्ड विद द ब्लड या अदर बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं वो सब इसके अंदर मेंशन है। तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आता है। तो इनको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है, इसकी सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है वो है डीकम्पोजेबल वेस्ट का। तो सबसे पहले जो वेस्ट होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, फिर उसकी ट्रांसपोर्ट की जाती है बाय द एमसीडी और फिर उसको डीकम्पोज कर देते हैं। कहाँ पर? लैंडफिल साइड के अंदर। तो ये जो लैंडफिल वाली प्रोसेसेस है हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर कर लिए हैं। तो जिन भी एस्पिरेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, आप प्लेलिस्ट पे लिंक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू या फिर यूट्यूब चैनल पे एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, वहां पर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम थ्योरी सीरीज के लिए भी और सुपर टेस्ट सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा ध्यान से अच्छे से। उसके बाद जो लैंडफिल्स होते हैं ये फुल हो जाते हैं, तो जो साइट होती है उसको बाद में क्या किया जाता है, वहां पर पेड़ वगैरह, ट्री वगैरह प्लांट कर दिए जाते हैं, तो उसको ग्रीनरी बना दिया जाता है। तो जो ये साइकिल किया जाता है रिसाइक्लेबल वेस्ट का, तो वो कैसे करते हैं, ये साइकिल कैसे वर्क करता है। तो जो वेस्ट होता है उसको रैग पिकर्स जो होते हैं कूड़ा उठा लेते हैं वो, उसके बाद वो जंक डीलर्स के पास जाता है, फिर वो मिडल मैन के पास जाता है और फिर वो प्राइमरी इंडस्ट्री के पास जाता है कि उसको कैसे रिसाइकल किया जाए वहां पर और उसको कैसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसके बाद वो रिसाइकल होने के बाद फिर से कंज्यूमर के पास आ जाता है और फिर दोबारा से वो वेस्ट बन जाता है। तो इस तरह से जो रिसाइकेबल वेस्ट है इसका साइकिल चलता है, वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फॉर द प्रोसेस प्रियोर टू रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग से पहले कौन कौन सी प्रोसेसेस करनी चाहिए। सबसे पहले तो कलेक्शन करते हैं हम वेस्ट का डोर स्टेप से, कमर्शियल प्लेसेस से या फिर अदर जो प्लेसमेंट है वहां से। उसके बाद हम कलेक्शन करते हैं वेस्ट का कम्युनिटी जो डंप साइट्स हैं वहां से। फिर जो कलेक्शन होता है, पिकिंग अप होता है वेस्ट का फाइनल डिस्पोजेबल साइट पर होता है। फिर जो सर्वे है वो रिवील करता है कि 15 से 20% ऑफ वेस्ट जो है वो रिसाइकल किया जा रहा है। तो जो वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट है उनको साइकिल करना, उनको प्रोड्यूस करना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बनाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं सबसे पहले वो वर्किंग होती हैं, तो वहां पर उसको बेच दिया जाता है सेकंड हैंड में, और उसके बाद जब वो डिस्पोज कर देते हैं या फिर उसको यूज नहीं रहता है तो रैक पिकर्स उसको उठाकर ले जाते हैं, या फिर वो रैक पिकर्स होते हैं वो क्या करते हैं उसको वेस्ट डीलर के पास ले जाते हैं और फिर जो उसके ब्रोकन पार्ट होते हैं उसको अदर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो अदर इंडस्ट्री में जाने के बाद फिर अदर इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं उसको ठीक करके रिपेयर करके प्राइमरी इंडस्ट्री के पास भेज देते हैं, ठीक है, या जो वेस्ट डीलर होते हैं उनके पास से भी वो प्राइमरी इंडस्ट्री के पास आ जाता है। देख लेते हैं कि जो नॉट वर्किंग वाले पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के, उनको कबाड़ी वाला जो होता है वो उनको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो वेस्ट डीलर्स के पास जाते हैं और फिर जो ब्रोकन पार्ट होते हैं वो अदर इंडस्ट्रीज के पास सेंड किए जाते हैं, फिर वो दोबारा से प्राइमरी इंडस्ट्री में यूज के लिए आते हैं। फिर जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है जो भी यूजेबल पार्ट्स होते हैं उनको लोकल प्रोडक्ट्स में यूज करके मिडल मैन को सेल करती है और फिर उसके बाद वो मार्केट में आ जाते हैं और मार्केट के बाद दोबारा से वो कंज्यूमर के पास आ जाते हैं। फिर जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसका कोई भी पार्ट टूट जाता है तो हम उसको डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं। उसके बाद डस्टबिन में डालने के बाद हम क्या करते हैं उसको कूड़े के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एमसीडी के थ्रू और फिर बाद में वो लैंडफिल में चला जाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की वर्किंग कंडीशन के अंदर या फिर सोल्ड होने के बाद गिवन होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यस फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज थ्योरी सीरीज 8। आज हमने क्या क्या कवर किया पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करंट इश्यूज देखे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने डाटा देखा है कि कितना बिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा है कि वेस्ट मैनेजमेंट, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उससे पोल्यूशन कैसे होता है और उसका सोल्यूशन क्या है। उसके बाद हमने यूएनईपी का रोल देखा है कि यूएनईपी के क्या मेन रोल है एसडीजी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। फिर हमने टीएफएम के 3 मेन कंपोनेंट्स देखे हैं। उसके बाद हमने सेलेंट फीचर पढ़े हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पटना के अंदर कौन कौन से फीचर हैं और पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हमने सारा डाटा कवर किया है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो वेस्ट जनरेट होता है,
आफ्टर दैट हमने पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप और ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल कवर की है फॉर द बिहार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद हमने देखा है कि क्या क्या ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके लिए रोड मैप क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर किया उसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप और ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें कवर की हैं, जिसके अंदर हमने ड्यूटीज़ देखी हैं, प्राइवेट पार्टी के क्या वर्क है और पब्लिक पार्टी का क्या वर्क है। फिर हमने रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स देखे हैं उससे रिलेटेड और क्या क्या चैलेंजेस हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पटना के अंदर, और कैसे बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए बुक रिलीज़ की गई है और उससे रिलेटेड वर्क किया गया है। तो ये हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। लास्ट में हमने देखा है कि रोल क्या है सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग का और उससे रिलेटेड इंजीनियर्स का क्या वर्क रहता है, और बाद में हमने बेनिफिट्स देखे हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रॉपर्टीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और लास्ट में हमने फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हमने देखा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे वर्क किया जाता है और सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है वेस्ट का। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी हैं। तो आपको ये चीज़ों को रिवाइज करना है। नेक्स्ट सीरीज के लिए आपका होमवर्क है थ्योरी सीरीज 1 to 8 को रिवाइज करना है और सुपर टेस्ट सीरीज 1 to 11 को विद एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करना है और अटेम्प्ट करना है। तो ये सारे डाटा जो मटेरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो बहुत मेहनत करती है आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो आप इस डाटा को सीरियसली देखिए, आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारी जो एक्सपर्ट टीम है और हम जो है वो वेल क्वालिफाइड है, ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं। तो हमारी एक्सपर्ट टीम में सभी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मेंबर्स हैं, जैसे कि प्रोफेसर भी है यहाँ पर, पोस्ट डॉक्टरेट भी है जो इससे रिलेटेड पीएचडी कर चुके हैं, इंजीनियर्स भी हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जो बिहार गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वर्क कर रहे हैं। तो हम सब एक्सपर्ट टीम है। तो हम अपना क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं लिखते हैं सो दैट हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो हमारी नॉलेज के थ्रू आपको पता ही चल रहा होगा। तो जो इस चैनल का मेन पर्पस है वो ये है कि स्टूडेंट्स के थ्रू इस चैनल का नाम जो है वो हाईलाइट हो। आप एस्पिरेंट्स जो हैं इस चैनल से पढ़ने के बाद जो रिजल्ट लेंगे, जो 286 पोस्ट हमारे चैनल से ही होंगी अगर आप मेहनत करेंगे हमारे साथ, तो उसके बाद हमारे चैनल का जो नाम है वो आपके नाम से हाईलाइट हो, ना कि हमारी सर्विस या क्वालिफिकेशन से। तो इसीलिए हमारा मेन पर्पस रहता है कि जो भी चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे फीस नहीं लेते हैं। इवन हमारे पास डजन ऑफ फीमेल्स आई हैं जो बोल रहे हैं कि मैम हमें मटेरियल आप प्रोवाइड कर दीजिए, हम जितना भी आप फीस बोलेंगे हम पे कर देंगे। बट हमारा मेन मोटिव है कि हम पूरी एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो टैलेंटेड है बिहार में वो यहाँ से एजुकेशन ले सकें और इस एग्जाम को क्रैक कर सके, उनका टैलेंट जो है वो वेस्ट ना हो। स्टूडेंट्स आप भी ऐसे ही हार्डवर्क करते रहिए, सारी वीडियोस को देखते रहिए, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट या सुपर टेस्ट सीरीज आप कमेंट सेक्शन के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे पुट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारा एक ही चैनल है जो बीपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से ही हमारा एक ही चैनल है, हमारा अदर कोई चैनल नहीं है। सो एस्पिरेंट्स कीप वॉचिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल, और टेलीग्राम के क्वेश्चंस को भी आप फॉलो करते रहिए, अटेम्प्ट करते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।